जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी अभी वीडियो आए हैं, अभी पीछे लगभग इसके 2 वीडियो बन चुके हैं और 2 वीडियो में उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहे और ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाली है और यदि आप भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देख के ज़रूर जाए ताकि जो है परीक्षा में अधिक से अधिक जो है अंक अर्जित किया जा सके। तो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है कि जो शिशु होते हैं वो अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें जो है खेल के माध्यम से सीखता है। तो यह जो है स्ट्रिंग महोदय ने कहा है। फ्रेंड्स, आगे कहा गया है कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार जो है किससे संबंधित है? कौन? विकास। तो विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं समाप्त होने वाली है और यह विचार जो है निरंतर विकास के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जनरली जो है सामान्यतः जो है बुद्धि जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, यानी कि सामाजिक यांत्रिक बुद्धि इसे कह सकते हैं। तो 3 प्रकार की जो है साधारणतः जो है बुद्धि होती है सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो यांत्रिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो यह मूर्त बुद्धि को परिणत करता है। यांत्रिक बुद्धि को जो है यह स्थूल बुद्धि में चेंज करने का कार्य, मूर्त बुद्धि को जो है यह चेंज करने का कार्य करता है। तो मूर्त का अर्थ आप समझ रहे हैं कि मूर्त माने जो मूर्त रूप में दिख रहा हो। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? समाज में अंतःक्रिया यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली सामाजिक क्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया कह सकते हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो आत्मा का विज्ञान जो है प्राचीन काल में मनोविज्ञान को कहा जाता था। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। तो अरस्तु ने जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किसने कहा? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था और ये कहने वाले थे पोम्पोनॉलजी ने। पोम्पोनॉलजी ने। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, 18वीं में कहा गया अब इसको चेतना का विज्ञान। सबसे पहले क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा, फिर मन, फिर चेतना। तो अब 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स महोदय जो है ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो बताते हैं कि ये जो है चेतना का विज्ञान है। और फिर 20वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को वाटसन द्वारा जो है कहा गया कि यह जो है व्यवहार का विज्ञान है। तो ये 20वीं शताब्दी में है। तो इस प्रकार जो है आत्मा से मन, मन से चेतना और फिर जो है इसकी परिभाषा व्यवहार में आ जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? तो पहली पुस्तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखने वाले हैं थॉर्नडाइक और इन्होंने जो है 1903 में जो है पहली पुस्तक लिखी। उसके बाद कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? राइट टू एजुकेशन, RTE, ये राइट टू एजुकेशन ये एक्ट है, अधिनियम है, कानून है और ये जो है कब बना? तो ये जो है फ्रेंड्स ये 2009 में बना। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनकर लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को जो है यह बनकर लागू हो गया। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है इस अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट ये संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं?
तो अनुच्छेद 21A से लिया गया है और इसे जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 21A को जोड़ा गया। तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। और कभी ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि CBSE जो है ये कब बना। तो फ्रेंड्स 1929 में जो है CBSE बना। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि CBSE जो है 1929 में बना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। उसके बाद बात कहा जा रहा है कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है। तो 1:30, यानी कि एक शिक्षक पर 30 छात्र, ये जो है एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है। फ्रेंड्स, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है। तो शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन जो है CBSE बोर्ड करता है और जिसकी स्थापना जो है 1929 में हुई थी। फ्रेंड्स, बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तो अज्ञात यानी ज्ञात नहीं है हमें, और ज्ञात की ओर बढ़ेंगे। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है विश्लेषण विधि में पढ़ेंगे। तो विश्लेषण विधि के द्वारा जो है हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर जा सकते हैं। और ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है फ्रेंड्स वो संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। आगे आए तो आगे कहा गया है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी नॉर्मल से स्पेशल की ओर, नॉर्मल से स्पेशल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये कौन सी विधि है। तो ये जो है आगमन विधि है, जो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। और विशिष्ट से सामान्य की ओर ये कौन विधि है। तो ये जो है निगमन विधि है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो वह कौन विधि है जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम बताया जाता है। तो यह आगमन विधि है, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल बताया जाता है और फिर जो है इसका नियम बताया जाता है। तो यह जो है विधि कौन सी है, ये आगमन विधि है। आगे कहा जा रहा है कि वह कौन विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण। तो यह जो है निगमन विधि है, इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत को फ्रेंड्स संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, इन नामों से जाना जाता है। आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि कूट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है। तो कूट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। तो इस प्रकार जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जो है ये कूट लेविन का जो है सिद्धांत जो है बताता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहा गया है कि अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत ये किसने दिया। तो रॉबर्ट गेने ने जो है ये अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो ये जो है रॉबर्ट गेने ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। तो रॉबर्ट गेने फ्रेंड्स ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए कितने भागों में अधिगम की प्रक्रिया को बांटा। तो रॉबर्ट गेने ने जो है फ्रेंड्स वो बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम को जो है 8 भागों में बांटा। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर यानी कि निचला स्तर कौन सा है। तो संकेत अधिगम जो है ये अधिगम का सबसे निचला स्तर है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे ऊंचा वाला स्तर कौन सा है। तो समस्या समाधान अधिगम, ये जो है अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर है। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है। तो 12 वर्ष के उपरांत जो है बालक का अधिगम जो है फ्रेंड्स पूरा हो जाता है। 12 वर्ष के उपरांत जो है किसी बालक का अधिगम जो है पूरा हो जाता है, उसका सीखना जो है पूरा हो जाता है। तो उसके बाद जो है अच्छे तरीके से सीखने लगते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया। तो पावलोव महोदय ने जो है फ्रेंड्स ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो पावलोव जो है फ्रेंड्स ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। उसके बाद डमरू पर बंदर नाचना ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है और इसके जो है जन्मदाता, इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है पावलोव। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है पावलोव महोदय ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।